सामाजिक आर्थिक नीतियां। यह पीएन अख्तर, जिन्होंने जाहिर तौर पर इंदिरा गांधी को सलाह दी थी कि अगर उन्हें अपनी पार्टी पर नियंत्रण करना है तो उन्हें वैचारिक आधार पर सिंडिकेट का विरोध करना चाहिए। इसलिए उन्होंने देश की भलाई के लिए अपनाए जाने वाले समाजवादी मार्ग को प्रस्तुत किया। इस समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए। बैंकों और अन्य क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण। अर्थव्यवस्था। बैंक राष्ट्रीयकरण इस रास्ते पर एक कदम था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने युवा तुर्कों, जिनके नेताओं में से एक चंद्रशेखर थे, का पक्ष लिया था। उन्होंने मोरारजी देसाई को उनके वित्त विभाग से मुक्त कर दिया क्योंकि उन्होंने इस विचार का विरोध किया था, यह इंगित करते हुए कि इस कदम से सरकारी प्रशासन पर दबाव पड़ेगा और आर्थिक विकास के लिए कम संसाधनों का नेतृत्व होगा, भले ही यह नौकरशाही नियंत्रण में वृद्धि हो। इंदिरा गांधी ने तब जुलाई 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया। बाद में अध्यादेश को बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम बनने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था। 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आईं, अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर समझाया कि भारत एक प्राचीन देश हो सकता है लेकिन एक युवा लोकतंत्र था और इसलिए सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था पर कुछ लोगों के वर्चस्व के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, बैंकों का सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए ताकि वे न केवल बड़े उद्योगों और बड़े व्यवसायों को बल्कि किसानों, छोटे उद्योगों और उद्यमियों को भी पूरा कर सकें। इसके अलावा निजी बैंक गलत तरीके से काम कर रहे थे, जिनमें से सैकड़ों विफल हो गए और नुकसान का कारण बने। जमाकर्ता जिन्हें इस तरह के नुकसान के खिलाफ कोई गारंटी नहीं दी गई थी। राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, शाखाओं के साथ न केवल संख्या में वृद्धि हुई बल्कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ रही थी जहां औपचारिक ऋण प्रणाली अब तक अज्ञात थी। जमा में वृद्धि के साथ घरेलू बचत में वृद्धि हुई। अनौपचारिक क्षेत्र में निवेश बढ़ा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कृषि और लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान किया गया। यह निर्धारित किया गया था कि बैंकों को एक निश्चित आरक्षित करना होगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, कृषि और लघु और मध्यम उद्योग को ऋण का प्रतिशत। 1972 में शुरू की गई डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को समाज के कमजोर वर्गों को सामान्य से कम ब्याज दर प्रदान करने की आवश्यकता थी। 1971 में राष्ट्रीयकरण का समर्थन करने वाले अभियान पर फिर से चुने जाने के बाद इंदिरा गांधी ने कोयला, स्टील, तांबा, रिफाइनिंग, सूती वस्त्र और बीमा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। मुख्य कारण रोजगार और संगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा करना था। जो भी उद्योग निजी हाथों में रहे, उन्हें सख्ती से नियंत्रित किया गया। भारत में विदेशी स्वामित्व वाली निजी तेल कंपनियों ने 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना को ईंधन की आपूर्ति करने से इनकार करके भारत के लिए रुकावटें पैदा की। परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी ने 1973 में तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। तब से प्रमुख तेल कंपनियों को जरूरत पड़ने पर सैन्य उपयोग के लिए तेल का न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना पड़ता है। रियासतों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद रियासतों के शासकों को भारत राज्य में विलय करने पर इस प्रकार शासन करने का अधिकार खो दिया गया। भारत सरकार द्वारा एक प्रिवी पस प्रदान किया गया। यह पस एक निश्चित राशि थी जो ऐसे राज्यों के शासकों और उनके उत्तराधिकारियों को उनके राजस्व के अनुपात में वार्षिक रूप से देय थी। ब्रिटिश राज के तहत एक सलामी राज्य के रूप में रैंकिंग, राजवंश की प्राचीनता आदि। अनुच्छेद 291 भारत के संविधान के अनुसार प्रिवी पस पूर्व रियासतों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए एक निश्चित कर मुक्त राशि की गारंटी होगी।
इन पस की मात्रा 5,000 रुपए प्रति वर्ष से लेकर 26 लाख रुपए प्रति वर्ष तक थी। पूर्व शासकों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों पर अक्सर सवाल उठाए जाते थे और कई लोग इसे अतीत का अवशेष मानते थे। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रिवी पस प्रणाली को समाप्त करने का 1969 का प्रयास और उपाधियों की आधिकारिक मान्यता सफलता के साथ नहीं मिली। इस आशय का संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन यह आवश्यक प्राप्त करने में विफल रहा। राज्यसभा में 2/3 बहुमत। 1971 में ही भारत के संविधान में 26वें संशोधन के पारित होने के साथ ही प्रिवी पस को समाप्त कर दिया गया था। संशोधन विधेयक में बताए गए उद्देश्यों और कारणों के अनुसार प्रिवी पस और किसी भी मौजूदा कार्यों और सामाजिक उद्देश्यों से असंबंधित विशेषाधिकारों के साथ शासन की अवधारणा एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था के साथ असंगत थी। इसलिए सरकार ने प्रिवी को समाप्त करने का निर्णय लिया। पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के पस और विशेषाधिकार इस उद्देश्य के लिए संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन के अलावा इसमें एक नया लेख सम्मिलित करना आवश्यक था, ताकि ऐसे शासकों को पहले से दी गई मान्यता को स्पष्ट रूप से समाप्त किया जा सके और प्रिवी को समाप्त किया जा सके। पस और प्रिवी पस के संबंध में सभी अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों को समाप्त करना। इस प्रकार संविधान में अनुच्छेद 363 डाला गया। इसके अलावा प्रिवी पस को खत्म करने से सरकार का राजस्व घाटा कम होगा। MRTP अधिनियम 1969 में इंदिरा गांधी सरकार प्रबंध एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने के बाद एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम पारित करने में सक्षम थी। ऐसा माना जाता था कि बाद वाले ने पूंजीपतियों की एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या में औद्योगिक उद्यमों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया, भले ही उनमें बहुत कम या कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं थी। MRTP आयुक्त को कुछ प्रमुख व्यापारिक परिवारों द्वारा संचालित आर्थिक शक्ति की एकाग्रता की जांच करनी थी। समानता और गरीबी में कमी के लिए कदम इंदिरा गांधी के प्रशासन के तहत भारतीय संविधान में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का आह्वान किया गया था। यह सामाजिक समानता के कारण भी था कि रियासतें विशेषाधिकार वापस ले लिए गए। गरीबी में कमी और धन के पुनर्वितरण के लिए उनके कार्यक्रम में भूमि सीमा कृषि के साथ साथ शहरी भूमि स्वामित्व का तेजी से प्रवर्तन शामिल था। कई राज्यों में सीमांत किसानों को भूमि के पुनर्वितरण के लिए कानून भी पारित किया गया था। जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कम लागत पर खाद्यान्न वितरण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए एक दुर्घटना कार्यक्रम भी तैयार किया गया था। विचारों दिवंगत प्रधानमंत्री के आलोचक भी स्वीकार करेंगे कि उनके कार्यकाल के दौरान सामाजिक महत्व के अधिकतम कानून बनाए गए थे। पंकज बोरा: मुझे लगता है कि आप मुझे समाजवादी कह सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि उस शब्द से हमारा क्या मतलब है। इसे समाजवाद कहें, लेकिन अगर उस शब्द के इस्तेमाल से हम विवाद पैदा करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। मुझे शब्दों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इंदिरा गांधी: भूमिहीन मजदूरों के लिए घर बनाने के कार्यक्रम तैयार किए गए। कम से कम कागज पर तो बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया और गरीबों के कर्ज पर रोक लगा दी गई। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का ध्यान रखें। सुधारों की प्रकृति की आलोचना की गई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तनों का निचली जातियों के मध्य श्रेणी के किसानों को प्रमुखता से लाने का दीर्घकालिक प्रभाव था, और इन वर्गों को उत्तर में राजनीतिक व्यवस्था में एक चुनौती पेश करनी थी। आर्थिक समस्याओं से निपटना: 1960 के दशक के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। खाद्यान्नों की कमी,
भारी राजकोषीय घाटा और भुगतान संतुलन की स्थिति में गिरावट थी। इससे विदेशी सहायता पर अधिक निर्भरता हुई। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के परिणामस्वरूप अमेरिका से खाद्य सहायता निलंबित कर दी गई, जिसने पीएल 480 समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना को वार्षिक योजनाओं 1966 और 1969 के बीच के पक्ष में निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल को छोड़कर मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। बेरोजगारी भी एक गंभीर समस्या थी। रुपए का अवमूल्यन। भारत पर अमेरिका, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव था कि वह व्यापार और उद्योग पर अपना नियंत्रण कम करे और रुपए का अवमूल्यन करे। इंदिरा गांधी। जून 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया 36.5%। इसके मुकाबले डॉलर के मूल्य में 57.4% की वृद्धि हुई। नाइस गाइड फिनिश सेकंड में बीके नेहरू के खाते के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद जाने से पहले जनवरी 1966 की शुरुआत में अवमूल्यन का फैसला किया था। इस कदम के पीछे विचार यह था कि अवमूल्यन से भारत को विदेशों में अधिक बेचने और डॉलर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। खाद्य तेल और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान करें। इस कदम की कड़ी आलोचना हुई थी। आलोचकों को ऐसा लग रहा था कि जब विश्व बैंक शीघ्रता से अधिक सहायता का आयोजन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर विफल हो गया, तो आलोचकों का समर्थन किया गया। विदेशी पूंजी उम्मीद के मुताबिक नहीं आई। इंदिरा गांधी ने विश्वासघात महसूस किया और पश्चिम द्वारा किए गए वादों में विश्वास खो दिया। यह उनके बाद के वामपंथी बदलाव का एक कारक हो सकता था। इसके अलावा एक और सूखे ने व्यापक आर्थिक कठिनाइयों को जोड़ा और अवमूल्यन का प्रभाव विरोधाभासी निर्यात आयात नीतियों के कारण अप्रभावी था। इस प्रकार अवमूल्यन को एक विफलता के रूप में देखा जाने लगा। अवमूल्यन का मध्यम अवधि का प्रभाव वास्तव में लाभकारी था। भारत अकाल और दिवालियेपन को टालने में कामयाब रहा और व्यापार घाटा 1970-71 तक काफी कम हो गया। हालांकि अल्पावधि में इसने -71 तक काफी कम हो गया। हालांकि अल्पावधि में इसने मुद्रास्फीति को जन्म दिया और इस हद तक विफल रहा कि यह अन्य सुधारों के साथ नहीं था। इन परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का विचार राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य हो गया और उसे छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी ने सरकारी खर्च में भारी कटौती करके घाटे को नियंत्रित करने का फैसला किया। इससे औद्योगिक मंदी आई। इंदिरा गांधी अब तक बाईं ओर मुड़ गई थी और उन्होंने बैंकों और बीमा का राष्ट्रीयकरण करने वाली कुछ कट्टरपंथी नीतियां शुरू की। एमआरटीपी अधिनियम लागू किया, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा लागू किया, जिसने विदेशी निवेश और भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। बीमार कंपनियों को अपने कब्जे में ले लिया। विशेषकर कपड़ा क्षेत्र में उन्हें बंद करने के बजाय। लंबी अवधि में इनमें से कुछ कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया, जिससे ठहराव और धीमी वृद्धि हुई, लेकिन अल्पावधि में उन्होंने आर्थिक स्थिति में सुधार किया, इतना कि भारत एक ऋण संकट से मुक्त रहने में सक्षम था। विदेशी मुद्रा का निर्माण श्रमसाध्य रूप से किया गया था। खाद्य सहायता से बचने का संकल्प था। व्यावसायिक रूप से खाद्यान्न खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग करना समझदारी थी, जैसा कि गरीबों के बाद किया गया था। 1972 में फसल की कटाई। बेशक हरित क्रांति की सफलता ने खाद्य अर्थव्यवस्था को बहाल करने में मदद की। चौथी पंचवर्षीय योजना काफी स्थगित चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 थी। अंत में लॉन्च किया गया। इसका निवेश परिव्यय से लगभग 2 गुना था, जो तीसरी योजना का है। लक्ष्य को विकास कहा गया था। स्थिरता और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि के साथ
यह योजना उस समय तक इंदिरा गांधी द्वारा अपनाए गए समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप थी। इसका कारण था 1967 में इंदिरा गांधी द्वारा पेश किया गया 10 सूत्रीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के तुरंत बाद उनकी पहली आर्थिक नीति तैयार करना। कार्यक्रम ने अर्थव्यवस्था के अधिक से अधिक राज्य नियंत्रण पर जोर दिया, क्योंकि यह माना जाता था कि सरकारी नियंत्रण ने अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र पर छोड़ने की तुलना में अधिक कल्याण सुनिश्चित किया है। इसलिए निजी क्षेत्र को विनियमित करने की आवश्यकता है। 1960 के दशक के अंत तक उदारीकरण की प्रक्रिया को उलट दिया गया था और भारत की नीतियों को संरक्षणवादी कहा जा सकता था। सरकार का इरादा था कि भारत विदेशी सहायता पर निर्भरता से मुक्त हो और कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे। चौथी योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं: बढ़ाना, ग्रामीण आबादी की आय और भोजन की आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन को अधिकतम करने की दिशा में प्रयास करना, कीमतों की स्थिरता प्राप्त करना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास लाना। इसका उद्देश्य ग्रामीण कार्य कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। योजना का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप अच्छा नहीं था, हालांकि कई सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था। लक्ष्यों में कमी मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ युद्ध और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों से निपटने और 1973 के तेल संकट के कारण थी। हरित क्रांति की सफलता आर्थिक परिदृश्य पर उज्ज्वल स्थान नई कृषि रणनीति की सफलता थी। हरित क्रांति, जिसका बीज लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में बोया गया था, फली फूली और इंदिरा गांधी की सरकार को लाभान्वित किया। पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा अपनाई गई गेहूं की नई बौनी किस्मों से बम्पर फसल हुई। चावल, मूंगफली और कपास की नई किस्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। गेहूं का उत्पादन विशेष रूप से सनसनीखेज रूप से बढ़ा। रणनीति में कमियां थीं, विशाल क्षेत्रीय विविधताएं, क्रांति से अप्रभावित बड़े क्षेत्र अभी भी अनिश्चित मानसून पर निर्भर हैं, किसानों की आय की असमानता में वृद्धि और जो बहुत बाद में देखा जाना था, रासायनिक के अति प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान, खाद और पानी की बर्बादी। लेकिन उस समय यह भावना थी कि स्थानिक भोजन की कमी समाप्त हो गई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-79 अपनी पूर्ण अवधि तक नहीं चली, लेकिन इसके कार्यक्रम ज्यादातर आपातकालीन अवधि के साथ मेल खाते थे। इस योजना का लक्ष्य गरीबों की खपत की जरूरतों को पूरा करके और कई सामाजिक आर्थिक सुधारों को लागू करके गरीबी को कम करना था। यह कमोबेश 20 सूत्री कार्यक्रम का एक पहलू था। आपातकाल के साथ आर्थिक कार्यक्रमों को बलपूर्वक लागू किया जा सकता था। वास्तव में केवल 1975-76 में अर्थव्यवस्था के 9% की दर से बढ़ने के साथ पांचवी योजना पहली योजना थी जिसके दौरान प्रति व्यक्ति आय में 5% से अधिक की वृद्धि हुई। हालांकि 1977 के चुनावों और जनता सरकार के सत्ता में आने के साथ पांचवी योजना की अवधि को कम कर दिया गया और इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। 1971 का भारत पाक युद्ध और जन्म। बांग्लादेश का 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति देखी, जिसके परिणामस्वरूप एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म। पाकिस्तान में 1970 के चुनाव और पूर्वी पाकिस्तान में अशांति। 1970 में जनरल याह्या खान, जिन्होंने पाकिस्तान में राष्ट्रपति और मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक के रूप में अयूब खान का स्थान लिया था, ने पाकिस्तान में लोकतंत्र को बहाल करने का वादा किया और विधिवत आम चुनावों के लिए उस देश में वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार चुनाव का आह्वान किया। साथ ही नेशनल असेंबली में सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान के 2 पंखों की अधिक आबादी वाला। इस प्रकार
पाकिस्तान को स्वाभाविक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में अधिक सीटें आवंटित की गईं। पश्चिमी पाकिस्तान में प्रमुख पार्टी पाकिस्तान थी, जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), जबकि पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग प्रमुख पार्टी थी। मुजीबुर रहमान ने पूर्वी विंग को सैन्य शासकों द्वारा दमन किए जाने की बात कही और पश्चिमी पाकिस्तान के हितों को पूरा करने के लिए एक उपनिवेश के रूप में व्यवहार किया। पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपनी भाषा बंगाली को दरकिनार किए जाने और देश के उच्च प्रशासनिक वर्गों में अपने लोगों के कम प्रतिनिधित्व का विरोध किया। मुजीबुर रहमान ने अधिक स्वायत्तता और पूर्वी विंग के लिए अधिक शक्तियों के साथ एक सच्चे संघीय संविधान की मांग की। दिसंबर 1970 में मतदान हुआ और नतीजों से पता चला कि पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। जबकि पीपीपी ने पश्चिमी पाकिस्तान में अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की, अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान के चुनावों में आसानी से जीत हासिल की और इस प्रक्रिया में सभी पर बहुमत हासिल कर लिया। याया खान को एक नए लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में स्वायत्तता की मांग के साथ पूर्वी पाकिस्तानियों के नेतृत्व वाली और पूर्वी पाकिस्तानियों के प्रभुत्व वाली सभा की संभावना पसंद नहीं थी। पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों में यह भी डर था कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू, जिनमें से कई सुशिक्षित पेशेवर थे, संविधान के लेखन को प्रभावित कर सकते हैं। याया खान ने जुल्फिकार भुट्टो के समर्थन के साथ नेशनल असेंबली का आयोजन स्थगित कर दिया। इसने पूर्वी पाकिस्तानियों को नाराज कर दिया और अवामी लीग द्वारा एक आम हड़ताल के आह्वान को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सैन्य शासन ने विरोध को कुचलने के लिए कदम उठाए और पूर्वी पाकिस्तान में टैंक और सेना भेजी। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा हिंसक झड़पों और नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों की नृशंस हत्या के बाद सुलह की बहुत कम संभावना थी। भारत में शरणार्थियों की आमद और भारतीय प्रतिक्रिया पूर्वी पाकिस्तान में गृहयुद्ध का एक परिणाम उस देश से भारत में शरणार्थियों, ज्यादातर हिंदुओं, का पलायन था। अगस्त 1971 तक संख्या लाखों में चल रही थी। भारत ने इन शरणार्थियों को अंदर जाने दिया और शिविरों की स्थापना की। उन्हें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में और यहाँ तक मध्य में भी प्रदेश और उड़ीसा और उन्हें खिलाया। यह सब खर्च केंद्र सरकार ने उठाया था। शुरुआत में भारत ने राजनयिक प्रयास शुरू किए, विश्व शक्तियों को भयावह स्थिति के निर्माण के लिए आश्वस्त करना। इस मामले में इंदिरा गांधी ने अमेरिका से संपर्क किया था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से एक पत्र लाया जिसमें भारत से शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में वापस भेजने के लिए कहा गया था। इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान को दिए गए अमेरिकी हथियार, जो कभी 1965 में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे, अब पाकिस्तान द्वारा अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने यह भी पूछा कि क्या हिटलर के जर्मनी के शरणार्थियों को उस समय मौजूद परिस्थितियों में वापस लाया गया होगा। अब यह ज्ञात है कि किसिंजर और निक्सन स्थिति पर अपनी राय में भिन्न थे। निक्सन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, खासकर जब उसने किसिंजर को अमेरिका की ओर से चीन के साथ संपर्क स्थापित करने में गुप्त रूप से मदद की थी और वह भारत की मदद नहीं करना चाहता था। यूएसएसआर, अमेरिका के विपरीत, उपमहाद्वीप की स्थिति पर भारत के साथ सहमत था कि संभावित सुलह के लिए पाकिस्तान के दो पंख बहुत अलग हो गए थे। यूएसएसआर ने भारत को सैन्य उपकरण की पेशकश की। इसने भारत के साथ एक मैत्री संधि का भी प्रस्ताव रखा, जो पाकिस्तान और चीन के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगी यदि वे एक साथ होने और सैन्य साहसिकता में लिप्त होने के बारे में सोचते हैं। जब उस समय भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने जून 1971 में मॉस्को का दौरा किया और अपने सोवियत समकक्ष आंद्रेई ग्रोम्यो और राष्ट्रपति अलेक्सी कोशिन से मुलाकात की, तो
तो यह निर्णय लिया गया कि इस तरह की मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगस्त 1971 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में किसी भी देश पर किसी भी हमले या हमले की धमकी का सामना करने के लिए उपयुक्त उपायों पर आपसी परामर्श की बात की गई ताकि खतरे को दूर किया जा सके और अपने देशों की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 1971 की गर्मियों तक भारत ने स्थिति में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया था। भारतीय सेना ने प्रशिक्षण शिविरों में बांग्ला छापामारों को हथियारों के इस्तेमाल का निर्देश देना शुरू किया। इन लड़ाकों के समूह, जिसमें तत्कालीन संयुक्त पाकिस्तान के नियमित सैनिक और साथ ही नए स्वयंसेवक शामिल थे, को मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाता था। इन सेना के शिविरों और संचार प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए गुरिल्लाओं को सीमा पार से पूर्वी पाकिस्तान में घुसना था। मुक्ति वाहिनी को पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इंदिरा गांधी ने उपमहाद्वीप की स्थिति से नेताओं को परिचित कराने के लिए दुनिया का दौरा किया। वह देश जो एक अंतर पैदा कर सकता था, अर्थात यूएसए, अप्रभावित रहा। नवंबर 1971 में रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी मिले, लेकिन स्थिति पर सहमत नहीं हुए। निक्सन ने कहा कि अमेरिका याया खान को उखाड़ फेंकने के लिए राजी नहीं होगा और भारत को सैन्य कार्रवाई करने के खिलाफ चेतावनी दी। इस बीच भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा पर स्थिति संघर्ष के चरण में पहुंच गई थी, जिसमें गोलाबारी हो रही थी। यह मुक्ति वाहिनी के सदस्यों के लिए अपनी विद्रोही गतिविधि को अंजाम देने के लिए सीमा पार करने के लिए आग के आदान प्रदान का उपयोग करने का एक अवसर था। पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध और मुक्ति पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी सीमा पर भारत पर हमला करने का फैसला किया। जैसे ही उनके हमलावरों ने पश्चिमी सीमाओं के साथ हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया, उनकी तोपखाने रेजिमेंट ने कश्मीर पर हमला किया। सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने जमीन पर और बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के साथ कश्मीर और पंजाब में तेजी से कार्रवाई की। भारतीय नौसेना पहली बार हरकत में आई और कराची की ओर बढ़ी। पश्चिमी नौसेना कमान, वाइस एडमिरल एसएन कोहली ने ट्राइडेंट कोडनेम के तहत कराची बंदरगाह पर सफलतापूर्वक एक आश्चर्यजनक हमला किया। भारत के पास अब अपने सैनिकों और टैंकों के साथ पूर्वी पाकिस्तान में घुसने और गुप्त झड़पों को खुले टकराव में बदलने का हर कारण था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि भारत ने स्वदेशी हथियारों का निर्माण शुरू करने के अलावा अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया था। पाकिस्तानी सेना का भारतीय सेना से कोई मुकाबला नहीं था। एक और बाधा यह थी कि नागरिक अशांति और बंगाली कर्मियों के दलबदल और अपने ही देश के लोगों से लड़ने के तनाव के कारण पाकिस्तानी अपनी सेना के निम्न मनोबल के तहत काम कर रहे थे। यह बताया गया है कि याया खान की रणनीति को समझना मुश्किल था। अगर चीनी मदद की उम्मीद थी, तो वह नहीं आई। शायद दिसंबर में हिमालय में बर्फ ने किसी भी चीनी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी। दूसरी ओर भारतीय सेना को पूर्वी मोर्चे पर मौसम की कोई समस्या नहीं थी और इसके अलावा स्थानीय लोगों और मुक्ति वाहिनी ने भी मदद की। 4 दिशाओं से अब ढाका की ओर बढ़ते हुए भारतीय सेना ने सामरिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया। वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन के तहत भारतीय पूर्वी नौसेना कमान ने बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक नाकाबंदी बनाई और पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया। 4 दिसंबर के बाद से विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाहों पर हमले को अंजाम देने के लिए तैनात किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान के लिए भारत की मंशा 6 दिसंबर 1971 को तब स्पष्ट हुई जब भारत सरकार ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की अस्थायी सरकार को मान्यता दी। अमेरिका ने विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी में भेजा,
लेकिन यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन और अमेरिकी रुख का संकेत था। पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो हुआ उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यह स्पष्ट हो गया था कि ढाका भारतीय सेना के हाथों में पड़ने वाला था और इससे भी अधिक, एक बार पूर्वी पाकिस्तान का मुद्दा सुलझ जाने के बाद भारत अपना पूरा ध्यान पश्चिमी पाकिस्तान की ओर मोड़ सकता है और इसके विघटन का कारण भी बन सकता है। 13 दिसंबर को याया खान ने लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. पाकिस्तान की पूर्वी कमान के कमांडर नियाजी को हथियार छोड़ने को कहा। लेकिन यह 16 दिसंबर 1971 था जब पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तान पूर्वी कमान के आत्मसमर्पण के उपकरण पर भारतीय पूर्वी कमान के GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ढाका में रमना रेस कोर्स में पाकिस्तान पूर्वी कमान के कमांडर नियाजी पूर्वी पाकिस्तान मुक्त हो गया था और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। कैद से रिहा हुए मुजीबुर रहमान ने नए राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण किया। 16 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर पश्चिमी मोर्चे पर भी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। अगले दिन पाकिस्तान ने भी संघर्ष विराम की घोषणा की। जीत के प्रभाव के रूप में इंदिरा गांधी की छवि काफी बढ़ गई थी। भारत में कई लोग उन्हें दुर्गा कहते थे। भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास और शक्ति और उपलब्धि की भावना थी। ऐसा प्रतीत होता है कि देश ने उपमहाद्वीप में एक प्रमुख स्थान स्थापित कर लिया है। शिमला समझौता पाकिस्तान में युद्ध के बाद याया खान ने इस्तीफा दे दिया और जुल्फिकार भुट्टो ने पदभार संभाला। भुट्टो को भारत के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के पक्ष में बताया गया था। भारत इस विचार के खिलाफ नहीं था। भुट्टो को जून 1972 में शिमला में एक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। बैठक में भारतीयों ने कश्मीर सहित सभी बकाया समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक संधि की आवश्यकता व्यक्त की। लेकिन पाकिस्तानियों ने कदम दर कदम रुख अपनाया। अंत में, जबकि भारतीय पक्ष युद्ध नहीं करने का समझौता चाहता था, उसे दोनों पक्षों द्वारा बल के त्याग के लिए सहमत होना पड़ा। कश्मीर मुद्दे को लटका हुआ छोड़ दिया गया था और नियंत्रण रेखा के संबंध में, जिसका भारत दोनों पक्षों द्वारा सम्मान करना चाहता था, पाकिस्तान ने दोनों पक्षों की मान्यता प्राप्त स्थिति के पूर्वाग्रह के बिना चेतावनी को जोड़ा। भारत की कई मांगों को खारिज कर दिया गया था और भारत स्पष्ट रूप से इसके साथ चला गया क्योंकि उसे पाकिस्तान में भुट्टो की अनिश्चित स्थिति का एहसास हुआ और बहुत कठिन धक्का देने से उन्हें पदच्युत कर दिया और स्थिति को और खराब कर दिया। समझौते संधि नहीं, जैसा कि भारत चाहता था, पर 2 जुलाई को हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौते को भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट माना जाता था। समझौते के तहत दोनों देशों ने संघर्ष और टकराव को खत्म करने और स्थायी शांति, दोस्ती और सहयोग की स्थापना की दिशा में काम करने का बीड़ा उठाया। दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंधों के प्रबंधन में मार्गदर्शक सिद्धांतों के एक सेट का पालन करने के लिए सहमत हुए। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे की एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान, संप्रभु समानता और शत्रुतापूर्ण प्रचार को समाप्त करना। प्रत्यक्ष द्विपक्षीय दृष्टिकोण के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक पारस्परिक प्रतिबद्धता थी और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों पर विशेष ध्यान देने के साथ सहकारी संबंधों की नींव का निर्माण करना। शिमला समझौते का पाठ 1। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने संकल्प लिया है कि दोनों देश उन संघर्षों और टकरावों को समाप्त कर दें जो अब तक उनके संबंधों को खराब कर चुके हैं और मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और देश में स्थायी शांति की स्थापना के लिए काम करते हैं। उपमहाद्वीप
ताकि दोनों देश अब से अपने संसाधनों और ऊर्जा को अपने लोगों के कल्याण को आगे बढ़ाने की जोर देने वाली बात के लिए समर्पित कर सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार इस प्रकार सहमत हुई है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करेंगे। यह कि दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से या किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहमति से सुलझाने के लिए संकल्पित हैं। दोनों देशों के बीच किसी भी समस्या का अंतिम समाधान लंबित होने तक कोई भी पक्ष एक तरफा स्थिति में बदलाव नहीं करेगा और दोनों शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों के रखरखाव के लिए हानिकारक किसी भी कार्य के संगठन, सहायता या प्रोत्साहन को रोकेंगे। यह कि उनके बीच सुलह, अच्छे पड़ोसी और टिकाऊ शांति के लिए पूर्व आवश्यकता दोनों देशों द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के आधार पर प्रतिबद्धता है। समानता और पारस्परिक लाभ की पिछले 25 वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब करने वाले मूल मुद्दों और संघर्ष के कारणों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाएगा कि वे हमेशा एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। समानता कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार वे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकी या बल प्रयोग से दूर रहेंगे। दोनों सरकारें एक दूसरे के खिलाफ हो रहे शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाएंगी। दोनों देश ऐसी सूचनाओं के प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे जिससे उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा मिले। 3. दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संबंधों को बहाल करने और सामान्य करने के क्रम में यह सहमति हुई कि संचार, डाक, तार, समुद्र, सीमा चौकियों सहित भूमि और हवाई संपर्क को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ओवरफ्लाइट सहित दूसरे देश के नागरिकों के लिए यात्रा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। आर्थिक और अन्य सहमत क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग जहां तक होगा फिर से शुरू किया जाएगा। विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल समय समय पर बैठक कर आवश्यक ब्यौरा तैयार करेंगे। 4. प्रक्रिया शुरू करने के लिए की स्थापना। स्थायी शांति दोनों सरकारें सहमत हैं कि भारतीय और पाकिस्तानी सेना को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने हिस्से में वापस ले लिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 के युद्धविराम से उत्पन्न नियंत्रण रेखा का सम्मान दोनों पक्षों द्वारा किसी भी पक्ष की मान्यता प्राप्त स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा। आपसी मतभेदों और कानूनी व्याख्याओं के बावजूद कोई भी पक्ष से एकतरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करेगा। दोनों पक्ष आगे इस रेखा के उल्लंघन में धमकी या बल प्रयोग से दूर रहने का वचन देते हैं। निकासी इस समझौते के लागू होने पर शुरू होगी और 30 दिनों की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी। 5. यह समझौता दोनों देशों द्वारा उनकी संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसमर्थन के अधीन होगा और उस तारीख से लागू होगा जब अनुसमर्थन के उपकरणों का आदान प्रदान किया जाता है। 6. दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि उनके संबंधित प्रमुख भविष्य में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर फिर मिलेंगे और इस बीच दोनों पक्षों के प्रतिनिधि स्थायी शांति और सामान्यीकरण की स्थापना के तौर तरीकों और व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे, जिसमें युद्धबंदियों और असैन्य प्रशिक्षुओं की स्वदेश वापसी, जम्मू कश्मीर का अंतिम समाधान और राजनयिक संबंधों की बहाली के प्रश्न शामिल हैं। स्रोत: विदेश मंत्रालय की वेबसाइट।
हालांकि समझौते के तुरंत बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जुल्फिकार अली भुट्टो के भाषण ने संकेत दिया कि कश्मीर मुद्दा बहुत जिंदा था और पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की मदद करने के लिए तैयार था अगर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। 1976 में भारत द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण और पाकिस्तान में इसके शत्रुतापूर्ण स्वागत के बावजूद दोनों देश राजनयिक प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने और संबंधों को सामान्य करने पर सहमत हुए। विदेश नीति और अन्य देशों के साथ संबंध। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सत्ता में मुजीबुर रहमान के साथ विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण थे। हालांकि मुजीबुर रहमान की नीतियां जो भारत समर्थक थीं, उन्हें बांग्लादेश के राजनीतिक और सैन्य हलकों में कई लोगों की मंजूरी नहीं मिली क्योंकि उन्हें डर था कि बांग्लादेश भारत के लिए किसी तरह का उपग्रह राज्य बन जाएगा। मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस्लामी और सैन्य शासन आया। इन शासनों के साथ इंदिरा गांधी के संबंध असहज थे, लेकिन कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। श्रीलंका इंदिरा गांधी के अपने श्रीलंकाई समकक्ष सिरिमावो भंडारनायके के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे और शुरू में उस द्वीप देश में तमिलों से जुड़ी जातीय समस्या के बारे में उदार थी। 1974 में भारत ने भंडारनायके की समाजवादी सरकार को एक राजनीतिक आपदा से बचाने के लिए कच्चातीवू के छोटे से द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के माध्यम से भारत ने छोटे द्वीप कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंप दिया, जिसका उद्देश्य पाक जलमध्य में समुद्री सीमा का निपटान करना था। उस समय सिरिमावो की लोकप्रियता कम थी और इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री की छवि में सुधार करने और श्रीलंका में बांद्रानायक शासन को स्थिर करने में मदद करने के लिए द्वीप को सौंपने का फैसला किया। समझौता, जिसमें मछली पकड़ने के अधिकार निर्दिष्ट नहीं थे, ने भारतीय मछुआरों को कच्चातीवू के आसपास मछली पकड़ने और द्वीप पर अपने जाल सुखाने की अनुमति दी। हालांकि 1976 में तमिलनाडु विधानसभा या संसद से परामर्श किए बिना इंदिरा गांधी की सरकार ने निर्धारित करने के लिए एक और समझौते को अंतिम रूप दिया। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में सीमा और दोनों देशों के मछुआरों को दूसरे के पानी में मछली पकड़ने से प्रतिबंधित। भारत के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरे ऐतिहासिक जल, प्रादेशिक समुद्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने में संलग्न नहीं होंगे। श्रीलंका का क्षेत्र, न ही श्रीलंका के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरे ऐतिहासिक जल, प्रादेशिक समुद्र और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने में संलग्न होंगे। श्रीलंका या भारत की स्पष्ट अनुमति के बिना, जैसा भी मामला हो, समझौते ने कहा। सोवियत संघ इंदिरा गांधी के अधीन सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध गहरे हुए, विशेष रूप से पाकिस्तान के संबंध में अमेरिका और चीन के दृष्टिकोण के आलोक में। सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पाकिस्तान के साथ चीनी निकटता का मुकाबला करने के लिए एक कदम था। जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी मोर्चे पर हमले शुरू करने के बाद संघर्ष विराम और भारत और पाकिस्तान द्वारा सशस्त्र बलों की वापसी का आह्वान किया गया, तो सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। हालांकि सोवियत संघ 1974 के भारत के परमाणु परीक्षण से खुश नहीं था, लेकिन उसने भारत के खिलाफ आगे की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। निश्चय ही इंदिरा गांधी के समय में व्यवहारिक कारणों से सोवियत संघ की ओर झुकाव था। संयुक्त राज्य अमेरिका इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण थे। जब लिंडन जॉनसन राष्ट्रपति थे और भारत खाद्य सहायता के लिए अमेरिका पर निर्भर था, तब इंदिरा गांधी ने सहायता के साथ इस बात का विरोध किया कि भोजन के बदले में भारत से अमेरिका की नीतियों के लिए सहमत होने की उम्मीद की जा रही थी। वह परमाणु हथियारों के अप्रसार,
एनपीटी पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के बारे में भी दृढ़ थी। अमेरिका में निक्सन के सत्ता में आने के बाद संबंध बिगड़े। निक्सन इंदिरा गांधी के साथ साथ भारतीयों को भी नापसंद करते थे और पाकिस्तान के प्रति उनका स्पष्ट पूर्वाग्रह था। इंदिरा गांधी ने वियतनाम युद्ध की भी आलोचना की। पश्चिम एशिया इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीनियों के हितों और इसराइल के खिलाफ पूरा समर्थन किया। विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद अरब समर्थक रुख के मिश्रित परिणाम थे। जबकि कुछ अरब सरकारें तटस्थ रहीं, मिस्र, अल्जीरिया, सीरिया उदाहरण के लिए, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब में रूढ़िवादी समर्थक अमेरिकी अरब राजशाही अमीरात ने पाकिस्तान का समर्थन किया। लीबिया ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय हस्तक्षेप को इस्लाम पर हमले के रूप में देखा। भारत पाक युद्ध के मद्देनजर ईरान के साथ संबंध कुछ समय के लिए लड़खड़ा गए। ईरान ने भारत, इराक और सोवियत संघ को शामिल करने वाले ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में मॉस्को की ओर भारत के झुकाव और पाकिस्तान के टूटने को देखा। हालांकि ईरान बगदाद संधि को सक्रिय करने और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो को पाकिस्तान के इशारे पर संघर्ष में शामिल करने के लिए सहमत नहीं था। 1974 तक ईरान और भारत के बीच एक समझौते पर आने के लिए संबंध काफी हद तक ठीक हो गए थे, जिसके कारण ईरान ने भारत को पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति की। एशिया प्रशांत 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का गठन किया गया था। भारत के विचार में आसियान एक अमेरिका समर्थक संगठन था जिसका संबंध सीटों से था। आसियान देश वियतनाम पर भारत के रुख और मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंधों से खुश नहीं थे। न ही भारत के परमाणु परीक्षण को उनकी मंजूरी मिली। उन्होंने इसे क्षेत्र में तनाव में योगदान के रूप में देखा। अफ्रीका उपनिवेशवाद के एक प्रबल विरोधी के रूप में भारत की छवि अफ्रीकी देशों की नजरों में खराब हो गई क्योंकि भारत ने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। प्रारंभ में भारत ने स्वतंत्रता के लिए केन्या और अल्जीरिया में सशस्त्र संघर्ष की निंदा की। इंदिरा गांधी के तहत संबंधों की मरम्मत शुरू हुई। इथियोपिया, केन्या, नाइजीरिया और लीबिया वे देश जिन्होंने भारत चीन के दौरान भारत का समर्थन किया था। उनके सत्ता में आने के बाद 1962 में युद्ध पर विशेष ध्यान दिया गया। इन राज्यों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार किया गया। अपने पिता के विपरीत इंदिरा गांधी ने अफ्रीका में मुक्ति संघर्षों का खुलकर समर्थन किया। परमाणु परीक्षण और 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका द्वारा धमकाए जाने से इनकार के साथ दुनिया में भारत की छवि में भी सुधार हुआ था। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने अफ्रीका और सोवियत संघ में भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी हितों को मजबूती से जोड़ा। हालांकि युगांडा में भारतीयों का अनुभव निराशाजनक था। उन्हें ईदी अमीन शासन में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और अंततः उन्हें उस राष्ट्र से निकाल दिया गया। मुस्कुराते हुए बुद्ध यद्यपि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, यह वैज्ञानिक प्रयास था जिसने भारत की सफलता का नेतृत्व किया। एक परमाणु उपकरण का विस्फोट। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के थार रेगिस्तान में पोखरण गांव के पास सेना के अड्डे पर किया। आधिकारिक तौर पर पोखरण कहा जाता है, लेकिन कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा अभ्यास एक भूमिगत विस्फोट था। इसे औपचारिक रूप से शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया। यह पहली बार था कि एक पुष्टि परमाणु परीक्षण एक राष्ट्र द्वारा किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक नहीं था। यह माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने परमाणु हथियार प्रणाली के विकास को अधिकृत किया, संभवतः चीन के प्रकाश में धीरे धीरे और लगातार परमाणु शक्ति बन गया।
उन्हें इस विश्वास से निर्देशित किया गया था कि यह भारत की स्थिरता और सुरक्षा के हित में है यदि इसे परमाणु महाशक्तियों से स्वतंत्र रूप से विकसित करना है। परमाणु उपकरण, जो कि विस्फोट प्रकार का था और जिसे फैट मैन नामक अमेरिकी परमाणु बम जैसा कहा जाता था, राजा रमन्ना के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था, जो उस समय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक थे। इस परियोजना की देखरेख परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना ने की थी। परियोजनाओं में शामिल कुछ अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक PK अयंगर, R चिदम्बरम, बसंती नाग चौधरी और वामन दत्तात्रेय पटवर्धन। हालांकि आबादी के कई वर्गों में उत्साह था, एक धारणा यह भी थी कि देश में चल रही अशांति से ध्यान हटाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा परीक्षण को अधिकृत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, हालांकि भारत ने इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक परीक्षा कहा, लेकिन बाकी दुनिया इससे बहुत खुश नहीं थी। परमाणु प्रसार को रोकने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का गठन किया गया था। चूंकि परीक्षण में प्रयुक्त प्लूटोनियम कनाडा द्वारा आपूर्ति किए गए साइरस रिएक्टर से आया था और भारी पानी की आपूर्ति अमेरिका द्वारा की गई थी, दोनों देश नाखुश थे। कनाडा ने निर्माणाधीन 2 भारी पानी रिएक्टरों के लिए सहायता निलंबित कर दी। पाकिस्तान गुस्से में था और उसने संबंधों के सामान्यीकरण के लिए जल्द ही होने वाली वार्ता को रद्द कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने घोषणा की कि उन्हें भारत द्वारा ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और स्वीकार नहीं करेंगे। उपमहाद्वीप में भारत का दबदबा, पाकिस्तानी राय के अनुसार भारतीय परीक्षण ने पाकिस्तान को परमाणु क्षेत्र में धकेल दिया। जनता पार्टी वर्ष मार्च 1977, जनवरी 1980। जनता पार्टी ने चक्र हलधर के प्रतीक के तहत चुनाव लड़ा और उसके सहयोगियों ने 1977 के चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। यह फैसला आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश नारायण पर छोड़ दिया गया था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उनकी पसंद मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 23 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री के रूप में विधिवत शपथ ली। चरण सिंह गृह मंत्री और बाद में वित्त मंत्री और जगजीवन राम रक्षा मंत्री, उप प्रधानमंत्री थे। ताजा राज्य विधानसभा चुनाव, यह महसूस किया गया कि राष्ट्र ने कांग्रेस के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया है और इसलिए कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में भी नए चुनाव होने चाहिए। इन राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया गया और जून में चुनाव हुए। चुनावों के परिणामस्वरूप जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही। पंजाब में जनता पार्टी और अकाली दल ने गठबंधन सरकार बनाई। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक ने चुनावों में जीत हासिल की और उसके नेता MG रामचंद्रन ने सरकार बनाई। उनकी सरकार को केंद्र के साथ टकराव की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने में भी अग्रणी था। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के गठबंधन ने अच्छा बहुमत हासिल किया। CPM ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। वामपंथी सरकार को कृषि सुधार करना था, जिससे बड़ी संख्या में गरीब किसान लाभान्वित हुए। जम्मू और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने आपातकाल से पहले इंदिरा गांधी के साथ समझौते के परिणामस्वरूप कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया था। अब मोरारजी देसाई सरकार ने विधानसभा को भंग कर दिया और राज्य में एक अनिवार्य सरकार स्थापित करने के लिए नए सिरे से चुनाव शुरू किया। शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया और स्वतंत्रता के बाद से राज्य में पहले सही मायने में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों में उनकी पार्टी ने एक आरामदायक बहुमत हासिल किया।
हालांकि मुस्लिम बहुल घाटी और हिंदू बहुल जम्मू के बीच विभाजन स्पष्ट हो गया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। भारत के नए राष्ट्रपति अधिकांश राज्यों पर पकड़ के साथ जनता पार्टी अपने उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को जून 1977 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करने में सक्षम थी। फरवरी में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति चुनाव आवश्यक हो गया था। वह वर्ष जनता का पतन और का उदय। कांग्रेस एक जनता सरकार ने पूर्ण जन समर्थन और उच्च आशाओं के साथ शुरुआत की, लेकिन जल्द ही दरारें दिखने लगीं और वैचारिक और राजनीतिक आधार पर स्पष्ट मतभेद सामने आने लगे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए कुछ नेताओं की एकाग्रता ने पार्टी के खिलाफ काम किया और कांग्रेस नेता की लोकप्रियता को पुनर्जीवित किया। संयोजन में इन दो कारकों ने केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के पतन की दिशा में काम किया। निरर्थक आयोग इंदिरा गांधी और उनके बेटे द्वारा कथित कदाचार और गलत कामों की जांच के लिए विभिन्न जांच आयोगों का गठन किया गया था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध आपातकाल के अत्याचारों और ज्यादतियों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। हालांकि अधिकांश आरोप साबित नहीं हो सके और कुछ दोष सिद्ध हो सकते थे। प्राप्त सबूत के अभाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ मामले नहीं चल सके। बेलची और इंदिरा का मास्टर स्ट्रोक। फिर मई 1977 में बिहार के एक गांव बेलची में हिंसा हुई का एक समूह कथित तौर पर जमीन के विवाद को लेकर ऊंची जातियों की भीड़ ने हरिजनों को जलाकर मार डाला था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। पिछड़ी जातियों, जिन्हें बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाने लगा, की प्रमुखता में वृद्धि हुई, जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के मद्देनजर अमीर हो गए थे और अगड़ी जातियों से जमीन खरीदी थी और प्रतिनिधियों को चुना था। आगे उनके कारण दुर्भाग्य से उन्होंने इसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लाइसेंस के रूप में भी लिया। हरिजनों ने इन जमीनों पर काम किया, लेकिन उन्हें जमींदारों से बहुत दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। शिक्षा के प्रसार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश के साथ हरिजनों में से युवा, विशेष रूप से, अब दिए गए दुर्व्यवहार को नम्रता से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भी मारपीट की। इस प्रकार जातीय हिंसा में तेजी आई। बेलची की घटना का इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए फायदा उठाया। उसने बेलची की यात्रा की, एक हाथी पर आखिरी बिट, क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था, और प्रभावित लोगों के लिए अपनी सहानुभूति दिखाई। जनता सरकार को गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति कठोर दिखाने के अलावा इंदिरा गांधी की कार्रवाई ने गरीबों और हरिजनों के मित्र के रूप में उनकी अपनी छवि बनाई। यहाँ तक उनकी पार्टी के सदस्यों को यह महसूस कराया गया कि यदि सत्ता थी तो वह नेता थी। पुनः प्राप्त किया जाना। इंदिरा लाभचरण सिंह को इंदिरा गांधी का एकाकी शिकार बनाती हैं और उनके बेटे संजय ने उनके पक्ष में काम किया। इंदिरा गांधी को कुछ अस्पष्ट भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें रिहा कर दिया। वह अब खेल में बहुत वापस आ गई थी और उसने भाषणों को सरकार की आलोचना की। जनवरी 1978 में कांग्रेस एक बार फिर विभाजित हो गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला समूह कांग्रेस एक इंदिरा के लिए बन गया। उनकी पार्टी ने जनता पार्टी के साथ साथ प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी को हराकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव जीते। उन्होंने खुद कर्नाटक के चिकमगलूर से चुनाव लड़ा और लोकसभा के लिए एक सीट जीती। अब एक संसदीय समिति ने इंदिरा गांधी द्वारा मारुति उद्यम पर सदन को गुमराह करने की सूचना दी और घर ने कहा कि उसे जेल जाना चाहिए। उन्हें उनकी सीट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
हालांकि वह चिकमगलौर से फिर से जीत गईं। इंदिरा गांधी को अब डायन शिकार की शिकार के रूप में देखा जाने लगा और उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। जनता पार्टी के भीतर मतभेद और मोरारजी की सरकार का पतन। इस बीच जनता पार्टी बिखर रही थी। बढ़ती गुटबाजी और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता शासन के प्रयासों पर हावी हो रही थी। मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच विरोध, जो कैबिनेट में अपने दूसरे नंबर की स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, इस हद तक बढ़ गई कि देसाई को चरण सिंह के साथ साथ राजनारायण को 1978 के मध्य में पद से बर्खास्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चरण सिंह ने दिसंबर 1978 में दिल्ली में किसानों के विरोध मार्च का आयोजन करके जवाबी कार्रवाई की। शांति बनाए रखने के प्रयास में चरण सिंह को फरवरी 1979 में देसाई द्वारा कैबिनेट में वापस बुलाया गया और उन्हें वित्त विभाग के साथ साथ उप प्रधानमंत्री का पद भी आवंटित किया गया। हालांकि चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ने में विफल रहीं। विभाजन गहराता जा रहा था, दो पक्ष बन रहे थे। समाजवादी चरण सिंह के पक्ष में थे और जनसंघ देसाई के साथ थे। इसके अलावा जनसंघ के सदस्यों की दोहरी सदस्यता का मुद्दा भी था, जिन्होंने आरएसएस के साथ अपने संबंध बनाए रखे थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वे इसे केवल एक सांस्कृतिक इकाई मानते थे। सोशलिस्ट और चरण सिंह की पार्टी ने सरकार को अल्पमत में लाकर गठबंधन से बाहर कर दिया। कांग्रेस गुटों से समर्थन पाने के लिए बेताब प्रयास सफल नहीं हुए और मोरारजी देसाई सरकार ने जुलाई 1979 में इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह प्रधानमंत्री, जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, अवसरवाद के एक खुले प्रदर्शन में चरण सिंह ने बातचीत की। अपने पूर्व कड़वी दुश्मन इंदिरा गांधी के साथ उनके नेतृत्व वाली सरकार के लिए समर्थन पाने के लिए कांग्रेस के समर्थन पत्र के साथ चरण सिंह राष्ट्रपति को यह समझाने में सक्षम थे कि उनके पास लोकसभा में बहुमत हो सकता है। उन्होंने सदन के विश्वास को साबित करने के लिए जुलाई के अंत में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण दिया, लेकिन कभी संसद का सामना नहीं किया। विश्वास मत से ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने उन्हें वापस ले लिया। उनकी सरकार को समर्थन। चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की इस मांग को स्वीकार नहीं किया था कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित विशेष अदालतों को भंग कर दिया जाए। चरण सिंह के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के अन्य विकल्प तलाशे, लेकिन कोई भी संभव नहीं था। अंत में लोकसभा भंग कर दी गई और नए चुनाव की मांग की गई। चुनाव होने तक चरण सिंह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। जगह ताजा लोकसभा चुनाव और जनता पार्टी के शासन का अंत। लोकसभा चुनाव जनवरी 1980 में हुए। मैदान में दल थे कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, लोक दल, चरण सिंह और समाजवादियों द्वारा बनाई गई नई पार्टी, और जनता, जो अब मुख्य रूप से जनसंघ से मिलकर बनी है, और जगजीवन राम और चंद्रशेखर जैसे पुराने कांग्रेसी। सीपीएम और सीपीआई की मौजूदगी सिर्फ पश्चिम बंगाल और केरल में थी। जनता पार्टी ने लोकतंत्र के लिए खतरों की तख्तियों पर फिर से अभियान चलाया और चरण सिंह ने किसानों को सत्ता की बात की, लेकिन इस बार इंदिरा गांधी ने विचारधारा की अनदेखी की और उस समय लोगों के दिल के करीब एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया, अर्थात प्रस्ताव ऐसी सरकार का जो शासन कर सके। जनता के शासन की कमी और लगातार आपसी झगड़ों से तंग आकर जनता ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के पक्ष में अपना जनादेश दिया, इस प्रकार भी इस विचार का समर्थन करते हुए कि असली कांग्रेस उन्हीं की थी। जनता पार्टी विभिन्न दलों में विभाजित हो गई, जैसे जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, समाजवादी पार्टी आदि। जनता शासन की विरासत अल्पकालिक हो सकती है और इसके शासन के भीतर संघर्ष और अंतर्विरोधों द्वारा चिन्हित किया जा सकता है,
लेकिन जनता पार्टी सरकार ने भारतीय राजनीति के लिए कुछ मूल्यवान योगदान दिया है, भले ही इसके नकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। भारत की आजादी के बाद से यह पहला गठबंधन भी था। केंद्रीय स्तर पर वितरण, लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली जनता पार्टी सरकार का एक अविस्मरणीय